अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लास्ट लेक्चर में इक्विटी वेरिएशन के मेथड्स किए थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर दें। कुछ मेथड्स जो बाकी के हमारे रहते थे उनको आज डिस्कस करेंगे। इक्विटी वेरिएशन के नॉर्मली हमारे पास 4 मॉडल्स हैं: डिविडेंड बेस्ड मॉडल, रिलेटिव मॉडल, कैश बेस्ड मॉडल और वैल्यू एडेड मॉडल। इन चारों में हमने जो फर्स्ट था डिविडेंड बेस्ड मॉडल, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम जो नेक्स्ट है बाकी के 3 उन पे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड मॉडल है हमारे पास रिलेटिव मॉडल। रिलेटिव मॉडल क्या होता है कि आप इस जो शेयर्स है उनकी जो प्राइस है उसे किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करो, उसके साथ रिलेट करो और उसकी बेस पे उसका रिजल्ट जनरेट करो, उसका एनालिसिस करो कि क्या आपको वो बाय करना चाहिए, क्या आपको वो सेल करना चाहिए, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रिलेटिव मॉडल अप्रोक्सीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही लिंक है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मॉडल की ही है। उसमें जैसे हम रेशियोज यूज करते हैं सेम ऐसे इसमें भी रेशियोज की बेस पर ही डिसीजन होता है। इसके अंदर नंबर 1 है प्राइस अर्निंग रेशियो। सबसे पहला प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो मॉडल सिंपल फार्मूला है उसका, प्राइसेस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। शेयर की जो मार्केट में प्राइस है उसे डिवाइड कर दो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग आई थी, देन आप उसकी बेस पे डिसीजन करते। ये आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको देती है ये रेशियो। सबसे ज़्यादा रिलेटिव मॉडल में ये प्राइस अर्निंग रेशियो मॉडल ही यूज़ किया जाता है। ये हमें क्या क्या सूरतें फराहम करती है? नंबर 1, इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पे बैक पीरियड क्या होगा। आपको प्रोवाइड करती है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितनी देर में, कितने टाइम पीरियड में रिटर्न होगी आपके पास, उसका जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो आफ्टर कितने टाइम पीरियड आपको वापस मिल जाएगी। यहाँ पर हम रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आपने जो पैसे लगाए, या आपने 100 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे, तो अब ये 100 रुपीज़ आपको कितने टाइम पीरियड में वापस आ सकता है। तो प्राइस अर्निंग रेशो आपको एक किस्म की ये पे बैक पीरियड के बारे में डिटेल दे रही होती है। देन सेकंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्राइस अर्निंग रेशो आपको ये भी बता रही होती है कि आप इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो रही है, कितना इसको एक्सपेंस मैयर करना पड़ रहा है अपनी इक्विटी के ऊपर। इक्विटी से फाइनेंसिंग करने के लिए कितनी कॉस्ट इसे बियर करनी पड़ रही है, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी प्राइस अर्निंग रेशो से आपको पता लग जाती है। देन थर्ड, प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कि आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या है। जैसे ऊपर वाली ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ ही लिंक है कि आप इक्विटी से अपने एसेट्स की फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो इक्विटी से अपने एसेट्स की फाइनेंसिंग करने के लिए आपको कितना एक्सपेंस, कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। तो डेट मीन्स कि उन फाइनेंशियल एसेट्स की आपकी प्राइसिंग कितनी है। देन बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन, इसकी बेस पे आप बाय और सेल का डिसीजन कर सकते हो कि हम कौन सा एसेट खरीदें, कौन सा एसेट ना खरीदें, किसको खरीदा हुआ है, कौन सा आपके पास पहले से है तो उसे सेल आउट कर दें, कौन सा आपने खरीदना है उसे बाय कर लें। ठीक, तो इसकी बेस पे आप बाइंग और सेलिंग डिसीजन भी करते हैं। और लास्ट पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो कि हम किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आप पोर्टफोलियो मेंटेनिंग के अंदर अपने पोर्टफोलियो को इफेक्टिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। अब ये बाइंग और सेलिंग डिसीजन इसका सिंपल सा है कि अगर प्राइस अर्निंग रेशियो ग्रेटर देन 10, पाकिस्तान में एक शेयर की वैल्यू 10 है फेस वैल्यू, तो उससे लिंक किया जा रहा है। ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 10 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10 है, तो इसका मतलब जो है कि वो जो शेयर्स है वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, तो आपको उसे सेल कर देना चाहिए। दूसरी साइड पे अगर ये प्राइस अर्निंग रेशियो 10 से कम है, तो देन इसका मतलब ये है कि ये जो शेयर है ये अंडर वैल्यूड है, इसकी प्राइस मार्केट सही तरीके से जज नहीं कर पा रही, ये अंडर वैल्यूड है, अपनी फेस वैल्यू से नीचे है, तो आपको इसे बाय कर लेना चाहिए। इस तरीके से हम प्राइस अर्निंग रेशियो की बेस पे सिंपली डिसीजन कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर कोई आपको वर्किंग नहीं करनी पड़ती, बहुत सिंपल बेस के ऊपर आप डिसीजन कर सकते हो। देन सेकंड है मार्केट टू बुक वैल्यू मॉडल। मार्केट बुक टू बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है उसे डिवाइड कर देते हैं हम बुक वैल्यू पर शेयर,
कि बुक वैल्यू कितनी है एक शेयर की। बुक वैल्यू पर शेयर मतलब जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जाते हैं तो वहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर आपको इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल गिवन होता है। तो वो जो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल होता है, उस कैपिटल की जो टोटल अमाउंट होती है, अगर उसे आप नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करो तो आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है कि एक शेयर की बुक में कितनी वैल्यू है। ठीक हो गया। इसमें इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल को देखना है, ऑथोराइज कैपिटल को नहीं देखना। देन मार्केट वैल्यू पर शेयर कि उस डेट को मार्केट क्या वैल्यू दे रही है, उस दिन मार्केट में क्या प्राइस थी। आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो कि आज का दिन मार्केट में इतनी वैल्यू है जबकि बुक में इसकी इतनी वैल्यू है। तो दैट मीन्स के मार्केट उसको कैसे जज कर रही है और किताबों के अंदर उसकी वैल्यू, इनके कंपनी उसकी क्या वैल्यू ले रही है। अगर आप उनको डिवाइड करें तो उनकी बेस के ऊपर भी आप डिसीजन कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो दैट मीन्स मार्केट जो है ये इसे ओवर प्राइस किया है, देन सेल की तरफ चले जाएंगे। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम आती है तो दैट मीन्स ये अंडर वैल्यूड है, आपको इसे फिर बाय करना चाहिए। देन थर्ड जो था हमारे पास वो थी सेल्स टू प्राइस रेशो। सेल्स टू प्राइस रेशो बिल्कुल सिंपल कि जो उसकी प्राइस है उसे सेल पे डिवाइड कर लो। कैश टू प्राइस रेशो जो आपकी कैश है उससे कर लो। EBIT टू प्राइस रेशो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से उसे डिवाइड कर लो। तो ये भी कुछ मेजर्स है रिलेटिव मॉडल के अंदर जिनकी बेस पे आप रिलेटिवली डिसीजन कर सकते हो कि सेल्स कितनी है। उससे आप लिंक करते हो कि अच्छा यार इस कंपनी की सेल्स अच्छी है तो मतलब इसके शेयर्स की प्राइस भी अच्छी होगी, इसका शेयर की जो प्राइस है वो इम्प्रूव होगी। फिर आप कहते हो कि इस कंपनी के पास कैश ज़्यादा है यानी कि लिक्विडिटी अच्छी है शॉर्ट टर्म, तो इसका मतलब है इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसका बेटर है, ज़्यादा अर्न कर रही है तो इसकी बेस पर भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये भी कुछ आपके पास मॉडल्स, कुछ रेशियोज है जिनकी बेस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। देन थर्ड वैल्यू एडिड, पहला था डिविडेंड बेस्ड मॉडल, दूसरा वैल्यू एडिड, दूसरा सॉरी रिलेटिव मॉडल और थर्ड था कैश बेस्ड मेथड। कैश बेस में आप ये क्या करते हैं, कैश बेस्ड मेथड उन रिसर्चर्स पर डिपेंड करता है जो ये कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को अगर जज करना चाहें तो आप ये देखेंगे कि इस चीज़ से जो कैश फ्लो होगा है, जो आपको रिटर्न आना है, ये जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की टाइप है, उससे जो आपको कैश फ्लो हासिल होना है, जो आपको रिटर्न में कैश मिलना है, आप उस कैश की आज वैल्यू चेक करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो के उस कैश फ्लो की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, देन उसकी बेस पे डिसीजन करें। अदरवाइज उसके डिसीजन का कोई फायदा नहीं। ये जो फ्री कैश फ्लो वाली, ये उसी बेस पे डिपेंड करते हैं कि भाई आप कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो के ऊपर डिसीजन करो। अगर मैं कहीं पे आज लेट अज्यूम मैं इन्वेस्ट करता हूँ 1000, मुझे आफ्टर 1 ईयर वहां से आता है 1200, मुझे वहां से 200 का प्रॉफिट है। अब मैं उसको ये ना देखूं कि ये 200 का प्रॉफिट है तो उसमें इन्वेस्ट कर दूं, बल्कि मैं ये देखूं कि वो जो 1200 आफ्टर 1 ईयर मुझे मिलना है, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज के दिन यानी कि 1 साल बाद मुझे मिलना है, मैं उसे डिस्काउंटिंग करूं, उसे डिस्काउंटिंग करके आज की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर उसे जज करूं कि आज उस पर कितना कैश फ्लो मिलना। अगर वो कैश फ्लो 1000 से ज़्यादा है तो देन तो मुझे बेनिफिट है, देन मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो जो 1200 है उसको मैं डिस्काउंट करता हूँ आज पर, और आज उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है लेट अज्यूम वो आती है 950, तो इन रियलिटी मुझे लॉस है कि आज मैं 1000 दे रहा हूँ और मुझे आज 950 मिल रहे हैं। तो ये जो रिसर्चर्स थे इनका ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो की बेस पे करें तो देन आपका डिसीजन ज़्यादा बेटर होता है। तो इनके अंदर दो हम इसके अंदर मॉडल है कैश बेस्ड मेथड में, एक फ्री कैश फ्लो मॉडल। फ्री कैश फ्लो मॉडल के जितना कैश फ्री में है आप उसकी बेस पे चल रहे हैं। उसमें है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 1 - की टैक्स शीट है, जब भी टैक्स की बात आती है, डेट की बात आती है तो ये साथ अटैच होती है। प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस की सबसे जो इजी एग्जांपल है आप उसे डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई ऐसे एक्सपेंडिचर जो न्यू एसेट्स वगैरह जो हैवी आपके कैपिटल से रिलेटेड हुए हैं। और प्लस या माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, प्लस माइनस इसलिए कि अगर फर्ज करो इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो गया तो उसकी बेस पे प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज की बेस पे चेंज हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ फर्म किसके बराबर होगी, फ्री कैश फ्लो 1 + डी ग्रोथ
जो भी उसकी ग्रोथ आ रही डिवाइडेड बाय वैक माइनस जी। यहाँ पर वैक लिया जा रहा है, फ्री कैश फ्लो में आप वैक लेते हैं। वैक की जगह पे अगर नॉर्मली आपके पास वैक अवेलेबल ना हो तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ले सकते होते हैं सिंपल, लेकिन असल बेसिकली हमें वैक ही लेना चाहिए। वैक मीन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक जो है ये आपने उसके अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बड़ी डिटेल में हम पढ़ते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मैं वैक को ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट उसका फार्मूला लिख रहा हूँ नीचे कि वैक बराबर होता है वैक WEKE, यानी कि वेटेज ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिनोट करता है, प्लस WPKP वेटेज ऑफ प्रेफर्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर, प्लस WDKD वेटेज ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट। वन माइनस की मैंने पहले ही कहा, जब भी डेट आता है तो उसके साथ एक टैक्स शील्ड होती है, क्योंकि डेट के ऊपर आपको टैक्स शील्ड मिल जाती है, टैक्स में आपको रिलैक्सेशन मिलती है, तो डेट्स वाई वन माइनस की भी साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। इस तरीके से वैक आप फाइंड करेंगे। फ्री कैश फ्लो ऊपर दिया गया है। जी कैसे है वो हमने लास्ट में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में जी की कैलकुलेशन की थी कि कांस्टेंट ग्रोथ है कैसे ग्रोथ है, तो वो सारा ग्रोथ उसी बेस पे आ जाएगी। ठीक, तो इसकी बेस पे आप फ्री कैश वैल्यू मेथड के जरिए भी आप जज कर सकते हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देन दूसरा है RECF। RECF रेजिडुअल इक्विटी कैश फ्लो मेथड। रेजिडुअल इक्विटी कैश फ्लो मेथड भी फ्री कैश फ्लो मेथड की तरह ही है, बस यहाँ पर रेजिडुअल इक्विटी को हम ले रहे हैं, बाकी कैश फ्लो ही है। इसका फार्मूला है नेट इनकम प्लस नॉन कैश एक्सपेंस जो उसमें थे, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस लोन। इसके अंदर वहां पर हम ले रहे थे फ्री कैश फ्लो में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर हम नेट इनकम लेते हैं, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स सारा कुछ निकालने के बाद जो नेट इनकम आएगी उसको लेते हैं। देन जो फिर डेट का होता है हम उसको लास्ट पे जाकर प्लस माइनस कर देते हैं कि आपने कितना भी लोन लिया कितना डेट लिया उसे आप प्लस माइनस कर में ऐड करके, तो इस फार्मूले में इस तरीके से हम करते हैं। इसे हम कहते हैं रेजिडुअल इक्विटी कैश फ्लो, कि आखिर में हमारे पास जब कुछ डेट को देने के बाद इक्विटी के लिए कितना कैश फ्लो बचा। फ्री कैश फ्लो में टोटल कैश फ्लो कितना बचा। रेजिडुअल इक्विटी कैश फ्लो उसी की एडवांस फॉर्म है। इसमें आप ये कहते हैं कि डेट वालों को भी दे दिया, डेट वालों का भी निकाल दिया हिस्सा, उसके बाद आपके पास इक्विटी के लिए कितना बचा। अब इसके अंदर फिर वैल्यू ऑफ फंड हम कैसे फाइंड करते हैं, सेम RECF रेजिडुअल इक्विटी कैश फ्लो 1 प्लस जी ग्रोथ उसमें ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय KE माइनस टी। इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्यों लेते हैं, उसमें हम बैक लेते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रेफरेंस डेट सारे ऐड होते हैं। इसके अंदर हम डेट को निकाल चुके हैं तो डेट्स वाई हम जस्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते हैं, हम बैक को नहीं लेते क्योंकि बैक के अंदर डेट और प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड होते हैं। तो ये थर्ड मेथड था कैश बेस्ड मेथड, जिसकी बेस पे भी हम इक्विटी की वैल्यूएशन कर सकते हैं, शेयर्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं। देन फोर्थ है हमारे पास वैल्यू एडेड मॉडल। वैल्यू एडेड मॉडल दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक फर्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और दूसरा मार्केट वैल्यू एडेड। तो पहले फर्स्ट को करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA मॉडल। Invented by Stern Stewart and Company, economic value added measures the real profits generated by a company। ये स्टर्न ने इन्वेंट किया था, स्टीवर्ट ने, स्टर्न स्टीवर्ट। और ये मैयर करता है जो असल प्रॉफिट होता है कोई भी कंपनी जो जनरेट करती है रियल वैल्यू के अंदर। Essentially, it is used to determine how profitable an organization has become within a given period of time। एक खास पीरियड आप गिनते हो, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि जी 1 ईयर, तो 1 ईयर के अंदर हम ये इससे ये चेक करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितनी प्रॉफिट वाली ये रही है। गेट सेट EVA is computed by subtracting the product of the company's initial capital। EVA हम कंप्यूट करते हैं, फाइंड करते हैं by subtracting the product of company's initial capital, कंपनीज का जो इनिशियल कैपिटल है उसकी प्रोडक्ट, एंड द परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इट्स आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट। एंड द परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज होती है फ्रॉम इट्स आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट के बाद जो उसकी होती है उससे। टू इलस्ट्रेट द फैक्ट, नीचे एक एग्जांपल कोड की हुई है, वहाँ पे आपको डिटेल में ये थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। क्योंकि कंपनी ABC है, ठीक है, जिसका आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट है 2 लाख डॉलर, उसने अर्न किया 2018 में।
अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है कंपनी की उसने इन्वेस्ट की है 2 मिलियन एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो 8.5%। अब हम इसकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे फाइंड करेंगे? हमारा प्रॉफिट कितना है 2 लाख, हम उस प्रॉफिट में से 2 लाख में से माइनस करेंगे जो नेट इक्विटी है, ठीक है, आफ्टर टैक्स की जो इक्विटी। वो कैसे? हमारे पास इक्विटी कितनी थी 2 मिलियन की, ठीक है, 2 लाख की। अब उस 2 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 8.5% के साथ। 8.5% क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसको फिर नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 30,000 आ गया। The 30,000 figure implies that company ABC generated enough profit to cover its initial cost of conducting business, कि कंपनी ने $30,000 अर्न किया है, यानी कि वो अपनी इनिशियल जो स्टार्टिंग की कॉस्ट है उसे बियर कर सकती है। देन सेकंड मेथड है वैल्यू एडेड के अंदर मार्केट वैल्यू एडेड। Market value added, on the other hand, is merely the difference between the current value of the company on the market and the initial contribution made by its investor. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो हम करते थे मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो रिलेटिव मॉडल के अंदर, ये भी उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो रहा है। वहाँ पर हम रेशियो में बात करते हैं उस पर, यहाँ पर हम रेशियो में बात नहीं करते। Contrary to what many assume, MVA is not a performance indicator. MBA एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है, इंस्टेड इट्स अ मैट्रिक यूज्ड टू मेजर वेल्थ। इंस्टेड उसकी बजाय इट्स अ मैट्रिक, ये एक मतलब लेवल है, मीटर के तौर पे आप इसे कह रहे हो जिसकी बेस पे आप वेल्थ को मेजर करते हो। Essentially, it is used to determine exactly how much value the firm has accumulated over time. टाइम गुजरने के साथ कंपनी कितनी वैल्यू accumulate कर लेती है। If a company has been performing well, it means that it has been retaining earning. अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास retained earnings होंगी। The earnings boost the book value of the company stock. उन्हीं अर्निंग की बेस पे बुक वैल्यू स्टॉक की इंक्रीज होती जाती है। Encouraging investors to increase the prices of their shares in anticipation of future earnings, the whole process causes the company's market value to soar. मार्केट वैल्यू का इसका फार्मूला क्या है? हमारे पास बहुत से फार्मूले दिए गए हैं, बट जो बेसिक फार्मूला वो ये है, मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितनी मार्केट वैल्यू है उसमें से बुक वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास मार्केट वैल्यू एडेड आ जाती है। To find the market value of shares, simply multiply the outstanding shares by the current market price per share. If a company offers, owns preferred and ordinary shares, then the two are assumed together to find the total market value. Preference और equity shares को combinedly यूज किया जाता है, दोनों को इक्विटी में ही कंसिडर किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स कुछ बेसिस पर इक्विटी में ऐड होते हैं, कुछ बेसिस पर डेट में ऐड होते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की एंडिंग लाइफ ना हो, ठीक है, परपेचुटी बेस हो, मतलब जो इनफिनिट लाइफ हो, कि आप ये कहते हैं बस ये ठीक है जब तक कंपनी है ये प्रेफरेंस शेयर्स चलते रहेंगे, ये रिडीमेबल ना हो, तो देन इन प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी में इंक्लूड करते हैं। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स जो है इनका टाइम पीरियड हो कि 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगे, 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगे, या कंपनी के पास ये ऑप्शन हो कार्यबल की कि कंपनी ने वापस ले सकती है, तो देन इन डेट टर्म्स हम इन्हें डेट के साथ इंक्लूड करते हैं, देन फिर हम इन्हें इक्विटी में नहीं लेते। एज एन एग्जांपल कंसीडर कंपनी XYZ whose shareholders equity amount 750, शेयर की इक्विटी 7,50,000 है। कंपनी owns 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 1 लाख कॉमन शेयर्स, तो ये 1,05,000 हो गए, ठीक है। The present market value of the common share is 12.50 per share and 100 per share of the preferred share. दोनों की आपके पास वो वैल्यू आ गई। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन शेयर कितनी है? कॉमन शेयर कितने हैं? 1 लाख, और उनकी मार्केट में वैल्यू है 12.5, तो ये हो गया 12,50,000। ठीक हो गया जी। मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास 5,000, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 100, तो 5,000 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, और डेट इज 5 लाख। टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 12,50,000 कॉमन शेयर्स की और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स की, तो मिलाकर 17,50,000 आपके पास टोटल आ गया। अब यूजिंग दी फिर हमारे पास टोटल है मार्केट एडेड वैल्यू क्या है? 17,50,000 जो मार्केट वैल्यू आई है हमारे पास, माइनस उसमें से कर देंगे
जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7,50,000, तो माइनस किया तो देन बचा 10 लाख। तो ये 10 लाख क्या है, ये मार्केट वैल्यू एडेड है, कि मार्केट ने आपकी कंपनी में इतनी वैल्यू ऐड की हुई है, मार्केट ये समझती है कि आपकी कंपनी इस पोजीशन पर है, तो इसकी बेस के ऊपर भी आप डिसीजन कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं इक्विटी वैल्यूएशन के, चारों मेथड हमने बारी बारी डिस्कस की है, जिनकी बेस के ऊपर हम रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम डिसीजन करते हैं। तो इक्विटी वैल्यूएशन के थ्रू आप इस तरीके से इन चीज़ों को जज कर सकते हैं।